नमस्ते दोस्तों। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और मैं लेके आया हूँ 23 से 30 नवंबर का करंट अफेयर्स। अगर आपने इससे पहले का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो इससे पहले 1 से 23 नवंबर का करंट अफेयर्स मैं लेकर आया हूँ। आप CGPSC नॉलेज के यूट्यूब चैनल में जाइए और वहाँ आप देख सकते हैं। मैं 23 से 30 नवंबर का जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो सकता है जिसका बहुत ज़्यादा चांस है कि CGPSC एग्जाम्स में आए, उसको लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन तो यहीं से शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। मतलब क्या हो रहा है, एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है। हमारे जो पूरे देश में नेशनल लेवल में क्या होता है, एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है। यहीं से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, फिर जाके उन लोग ओलंपिक में जाके क्या करते हैं, मेडल लेके आते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है, वह हर राज्य में हर साल होता है। जैसे 23 में कहीं और हुआ था, 24 में कहीं और हुआ था, 25 में अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। इसकी मेजबानी कौन सी राज्य कर रहा है, कौन सा राज्य इसको होल्ड कर रहा है। तो इसका अगर आंसर होगा तो इसका आंसर होगा बिहार। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ते हैं तो क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर सही है तो अच्छी बात है, आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अगर आपने करंट अफेयर्स पहले नहीं पढ़ा है तो आप यही बात सोचिए कि मुझको यही पास याद करना है। क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने, उन लोग क्या सोचते हैं कि आखिरी बार जो मंथली आपका जो ईयरली मैगजीन आएगा उसको मैं पढ़ लूंगा। आप खुद सोचिए, आखिरी का समय है, आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को, इंडियन जीएस के क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, एकदम नया करंट अफेयर्स उठा के पढ़ते हैं और वो प्रेशर में उसकी पढ़ाई भी नहीं होती है। इसीलिए अभी टाइम है, अभी ही आप पढ़ते जाइए और रिवाइज करते जाइए। चलिए, मैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। मैं सारे क्वेश्चन जितना भी आपको इंडिया का करंट अफेयर्स है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। Recently, the Union Minister of Home Affairs approved first all-women battalion for which force? हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने किस बल के लिए पहली महिला बटालियन की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा आपका CISF। क्या है इसका आंसर, CISF। देखिए, जो CISF है हमारा, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF ने इन्होंने पहली बार जो बटालियन बनाई है, उनमें सारे बटालियन में कौन रहेंगी, महिलाएं रहेंगी। आप इस चीज़ को, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये वुमेन सेंट्रिक है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारी वुमेन सेंट्रिक स्कीम चल रही है, जैसे कैसे महतारी वंदन योजना चल रही है। इसलिए कुछ भी चीज़ अगर वुमेन सेंट्रिक होता है या अगर महिलाओं के लिए स्पेशली रहता है तो उसके आने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है भैया ये CISF। देखिए, गृह मंत्रालय ने CISF की पहली महिला बटालियन की स्थापना की मंजूरी दे दी है। अभी प्रेजेंटली देर आर 7% ऑफ वुमेन पर्सनल इन CISF। मतलब कितना है टोटल, अभी जब है आप देखिए सिर्फ 7% महिलाएं पर्सनल किसमें है, CISF में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में वर्तमान में सिर्फ 7% महिला क्रमिक है, जिसकी कुल संख्या क्या है, 1.77 लाख है। ठीक है, एक बटालियन में लगभग 1000 कर्मी होते हैं। ये सब थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप अगर एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, क्योंकि CISF है तो उससे रिलेटेड आपका जो GK है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि CISF का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो CISF का अभी डायरेक्टर जनरल है राजविंदर सिंह भट्टी। आपको याद होना चाहिए कि CISF का डायरेक्टर जनरल DG कौन है, CISF का राजविंदर सिंह भट्टी। अब देखिए, हम लोग के भारत में सेंट्रल आर्म्ड, हमारे जो भारत है ना उसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रहती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बहुत सारी CAPF रहती है। अब ये बहुत सारी होती है, 7 की 8 होती है, हमको सबका नाम पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या रहती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर टोटल कितनी, टोटल 7, होम मिनिस्टर के अंदर टोटल 7 फोर्सेस रहती है। कौन सी, CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जो भी आप SI वाले हैं, SI के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या पता ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि हमारी जो CAPF के अंदर कितनी टोटल सिक्योरिटी फोर्स रहती है इंडिया में, टोटल कितनी है, 7 है। कौन कौन सी है भैया, कौन कौन सी है, आपको वो भी कंठस्थ होना चाहिए। पहली जो है वह आसाम राइफल्स है,
असम राइफल से। दूसरी क्या है, बीएसएफ, आप सुने होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे बीएसएफ, जो बॉर्डर में काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक क्या है, सीआईएसएफ, है ना, जिसकी अभी तुरंत पढ़े हम लोग, क्या है, महिला बटालियन बनने वाली है इनकी, ठीक है। चौथा क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, आप सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, सीआरपीएफ। पांचवी क्या है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। छठवीं क्या है, एनएसजी, एनएसजी आप सुने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सातवीं क्या है, सशस्त्र सीमा बल। तो आपको ये कंठस्थ याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आपको, ये कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स रिफर्स टू 7 सिक्योरिटी फोर्स इन इंडिया, मतलब टोटल 7 सिक्योरिटी फोर्स होती हैं जो हमारे सीएपीएफ के अंदर आती है। पहली कौन है आपका, असम राइफल्स, दूसरी बीएसएफ, तीसरी सीआईएसएफ, चौथी सीआरपीएफ, पांचवी आईटीबीपी, छठवीं एनएसजी और सातवीं आपका एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ये सब खासकर एसआई वालों के लिए, ये जो सातों हैं, आपको इनको सातों का नाम याद होना चाहिए, और कितना टोटल 7 है कि 8 है, आपको वो भी याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारी क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द कोच ऑफ द ईयर अवार्ड बाय इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर 2024। देखिए विमेन को, फीमेल कोच ऑफ द ईयर। देखिए फिर से अगर कुछ महिला सेंट्रिक कुछ चीज होता है तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि महतारी वंदन योजना बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना चली छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो वुमेन सेंट्रिक जो भी योजना रहती है या कुछ भी चीज अगर वुमेन सेंट्रिक रहता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय खेल सम्मान 2024 द्वारा कोच ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्या वो सुमा शिरूर को दिया गया है, क्या वो मानिक बात्रा को दिया गया है, क्या वो मैरी कॉम को दिया गया है, क्या वो ई राजेश्वरी को दिया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जरूर, आप क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में इसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए। इससे आपको लगेगा कि आपको समझ में आया कि मेरे को ये पता है कि नहीं पता है, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। आप जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोशिश कीजिए जाने की क्या हो सकता है इसका आंसर। जैसे मैरी कॉम तो प्लेयर है, शायद वो नहीं हो सकता है। तो ऐसे अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो आगे आपको एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन को छांटने में फायदा मिलता है। तो जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है, इसका क्या है, शुमा शिरूर। इसका आंसर क्या है, शुमा शिरूर। शुमा शिरूर को क्या मिला है, शुमा शिरूर को मिला है क्या, कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। शुमा शिरूर को मिला है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फर्स्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल? किस भारतीय संस्था ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण की है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन सी हमारी संस्था है जो मिसाइल देखती है, कौन संस्था है? अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी पता होगा, अगर आप थोड़ा मोड़ा जीके की जानकारी रखते होंगे तो कौन सी संस्था है? एक ही संस्था है हमारा कौन है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या करती है, जितने भी मिसाइल टेस्टिंग इंडिया में होती है सब कौन करता है, डीआरडीओ करती है। जितने भी अगर रॉकेट का टेस्टिंग या रॉकेट का लॉन्च होता है वो कौन करता है, वो करती है इसरो, हमारी आईएस। क्या करता है वो, कौन करता है, आईएसआरओ, इसरो, ठीक है, इसरो, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि डीआरडीओ का अभी डायरेक्टर जनरल कौन है और इसरो की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट में बताइएगा। आपका जो सीजीपीएससी में एक टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसमें क्या होता है, उसमें स्पेशली जो डीआरडीओ और इसरो का जो करंट अफेयर्स है ना उससे उठाकर क्वेश्चन पूछता है। वो ज्यादातर इसरो के बारे में नहीं पूछेगा, इसरो का स्टैटिक जीके, मतलब स्टैटिक जीके जो आपका स्टैटिक जीके है इसरो का बना था, वो ज्यादा फोकस नहीं करता है। वो किस पर फोकस करता है, वह इस चीज पे फोकस करता है कि भैया करंट में तुमको पता होना चाहिए कि हमारे जो संस्था है, जो बड़ी बड़ी संस्था है जैसे इसरो हो, डीआरडीओ हो, वो क्या क्या काम करी है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे तो आप देख पाइएगा कि वो डीआरडीओ और इसरो का करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए जैसे कि ये डीआरडीओ करंट अफेयर्स है ना, क्या है करंट अफेयर्स भैया, कि हाइपरसोनिक मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, हमारा डीआरडीओ ने किया है ना। ये ऊपर से ध्यान देगा, ये फर्स्ट लॉन्ग रेंज है। क्या है ये पहली है, पहली लंबी दूरी। और जब ये पहली हो जाती है तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जब कुछ भी चीज जब पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये क्वेश्चन है, डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। एक होता है हाइपरसोनिक, देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। सोनिक एक होता है, सोनिक एक होता है सुपरसोनिक,
एक होता है हाइपरसोनिक और एक होता है सबसोनिक। हिंदी में भी आप ये सबको यही बोलिएगा, हिंदी में भी आप इन सबको यही बोलेगा। सोनिक मतलब क्या होता है, जो आपकी जो साउंड की जो होती है ना, ध्वनि की जो स्पीड होती है नॉर्मल एयर में अराउंड आपका 25 डिग्री टेम्परेचर में ध्वनि की जो गति होती है वह 342 होती है। अगर गति 342 से ज्यादा है तो वह होगी सुपरसोनिक, अगर गति 342 से कम है तो वो होगी सबसोनिक, और अगर गति आपका 342 से बहुत ज्यादा है, समझ लीजिए 700 मीटर पर सेकेंड या 800 मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या हो जाती है हाइपरसोनिक। समझ रहे हैं, आपको 800 मीटर पर सेकेंड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या होती है जब वो आपकी साउंड की गति से बहुत ज्यादा गति हो जाती है तो क्या हो जाती है वो हाइपरसोनिक हो जाती है, वो क्या हो जाती है हाइपरसोनिक। तो क्या है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। चलिए, अगर आपको साइंस टेक को डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपका सीजीपीएससी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें मैं साइंस टेक, जो साइंस टेक आपका है उसको मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ। साइंस टेक जो जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं साइंस टेक का, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको 4 की 5 क्वेश्चन आपका साइंस टेक से आता है। साइंस टेक मतलब क्या, करंट में आपका डीआरडीओ का क्वेश्चन, करंट में आपके इसरो का क्वेश्चन, पिछले बार भी आपसे क्वेश्चन पूछा था इसरो का, वो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जितना भी आपका जो मैं करंट का है वो सब मैं ऐप में कवर किया हूँ, अगर आपको देखना है तो ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप में आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आजकल अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे तो टेस्ट सीरीज में बहुत सारे आप ध्यान दीजिए कथन कहन के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सीजीपीएससी अपना ट्रेंड बदला है, वह कथन कहन के क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसीलिए मैं भी कुछ कथन कहन के जैसा क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए क्या है, 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला क्या है, IITF इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। देखिए आप क्या कथन है, पहला कथन है बिहार और उत्तर प्रदेश व्यापार मेले में भागीदार राज्य है। क्या बोल रहा है, बिहार एंड उत्तर प्रदेश आर द पार्टनर स्टेट फॉर द ट्रेड फेयर। ये ट्रेड हुआ है, क्या हुआ है 43rd क्या हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ है। कहाँ क्या हुआ है, 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है, 43rd 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है, IITF हुआ है ना, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है पार्टनर स्टेट्स है। जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश, या ये पहला पॉइंट क्या सही है आप खुद बताइएगा। झारखंड ऑन द फोकस स्टेट फॉर द दिस ट्रेड फेयर, झारखंड व्यापार मेले के लिए एक फोकस राज्य है। तीसरा, द थीम ऑफ दिस ट्रेड फेयर इज विकसित भारत 2047, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। व्यापार मेले का विषय में क्या विषय क्या है, व्यापार मेले का विषय क्या है या थीम क्या है, थीम क्या है विकसित भारत 2047। इसको पढ़ने से पहले अगर आपको पता है तो आप आंसर बताइए, अगर नहीं पता है तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, डीप गहन करते हैं, डीप गहन चिंतन करते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा है क्या है आपका 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है। कब हुआ है, 14 से 27 नवंबर 2024 को हुआ है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि आपका जो 43वां है ना, क्या है भारत अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मेला कहाँ कब से कब हुआ है, 14 से 27 नवंबर 2024 तक है ना। कहाँ हुआ है ये कहाँ हुआ, ये भी जरूर हो सकता है। देखिए कोई भी कुछ बड़ा अगर इंटरनेशनल फेयर है ना, हमेशा याद रखिएगा एक ही जगह होता है, भारत मंडपम दिल्ली, भारत मंडपम एक जगह है दिल्ली में, वहां होता है। कहाँ हुआ है, भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ भैया, भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, कब से कब हुआ है, 14 से 27 नवंबर 2024 में हुआ है। ठीक है, अब ये कौन किया है, इसको किया कौन है, इसको किया कौन है, कौन, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया मंडपम को IITV के तहत है ना, ये क्या है आपका तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा है ना क्या है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 20 में एक प्रमुख आकर्षण के रूप में स्थापित किया है। इस साल झारखंड व्यापार मेले में फोकस राज्य है। तो देखिए हमारा यहाँ पे यही था कि कौन फोकस राज्य है, हमारा फोकस राज्य कौन है, IITF का झारखंड फोकस राज्य। तो हमारा पहला तो सही हो चुका कि झारखंड फोकस राज्य IITF का है ना। दूसरा देखते हैं,
ठीक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदारी राज्य है। तो हमारा भागीदारी राज्य क्या है? झारखंड हमारा फोकस राज्य है और बिहार और उत्तर प्रदेश आपका भागीदारी राज्य। इस साल बिहार 6 महत्वपूर्ण पहलों में, जैसे क्या है, डिजी लॉकर है ना, एंटिटी लॉकर है ना, यूपीआई, उमंग है ना, भाषानी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। मतलब ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम लोग इसका आंसर देखें, इसका आंसर क्या क्या है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये भी सही है, पहला भी सही है, ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश हमारा फोकस राज्य है। दूसरा झारखंड, ये भी सही है। और व्यापार मेले का विषय क्या है? विकसित भारत 2047। ये तीनों, मतलब इसका तीनों आंसर सही है। IITF का ये आपका कहाँ हो रहा है? ये आपका फोकस राज्य क्या है? झारखंड है। बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश आपका पार्टनर राज्य है, भागीदारी राज्य है। और व्यापार मेले का विषय का क्या है? विकसित भारत 2047 इसका थीम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए फिर से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसका हिंदी में, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पेंटीर S1 वायु रक्षा मिसाइल बंदूक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फिर देखिए जैसे ये क्या आ गया, ये पेंटीर S1 क्या है? वायु रक्षा मिसाइल। जब भी मिसाइल की बात आ जाती है, जब भी आपका रॉकेट की बात आ जाती है, तो वो आपके करंट अफेयर्स में आने की उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मिसाइल कौन कर रहा है? आपका DRDO ही काम कर रहा है उसमें, मिसाइल में। तो DRDO और इसरो का अगर करंट अफेयर्स है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्या बात कर रहा है ये क्या कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? पेंटीर S1 वायु रक्षा मिसाइल बंदूक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पेंटीर S1 प्रणाली एक मोबाइल कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें मिसाइल और बंदूक दोनों क्षमताएं हैं। मतलब क्या बोल रहा है भैया ये? पेंटीर S1 क्या है? एक मोबाइल मतलब आप यहां से वहां ले जा सकते हैं, मोबाइल कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा सकते, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें मिसाइल और बंदूक दोनों की क्षमता है। क्या ये सही है कि नहीं? पहला। दूसरा देखते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने पेंटूर वायु रक्षा मिसाइल बंदूक प्रणाली पर सहयोग करने के लिए क्या है? रोबोन एक्सपोर्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये जो हमारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, उसने पेंटीर वायु रक्षा मिसाइल बंदूक की सहयोग प्रणाली किससे आपका वो किया है? किससे समझौता किया है? रोबो एक्सपोर्ट से समझौता किया। तीसरा क्या है? यह प्रणाली मिसाइलों के साथ 2000 से 25,000 मीटर की दूरी तक लक्ष्यों को भेद कर सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप ध्यान दीजिए, इसका तीनों सही है, यह तीनों सही है। और पेंटीर S1 के बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये बहुत न्यूज में था। पेंटीर S1 आपका बहुत न्यूज में था। तो इसमें आपका जो तीनों कथन है 1 2 3 तीनों सही है, तीनों कथन आपके सही है, ठीक है। क्या क्या कथन है आप यहीं पास रटिए कि पेंटीर S1 क्या है? एक मोबाइल है। पहले क्या है भैया? ये एक मोबाइल है, कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें बंदूक भी है और मिसाइल भी है। और किसने समझौता किया है? एक भारत डायनेमिक लिमिटेड ने समझौता किया है। और क्या है? रोबोन एक्सपोर्ट ने समझौता किया है। और क्या किया है? यह मिसाइल प्रणाली के साथ 2000 से 25,000 मीटर की दूरी तक लक्ष्यों को भेजा जा सकता है। मतलब 2000 से 25,000 मीटर की दूरी के लक्ष्यों को भेजा जा सकता है। मतलब ये 1 2 और 3 तीनों सही है। इसको आप ध्यान दीजिए, इसको रटिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेंटीर S1। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपका इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्यों? क्योंकि जहां भी कहीं भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? उनको कुछ ना कुछ चीज से नवाजा जा जाता है। जैसे कि हाईएस्ट आपका क्या हाईएस्ट नेशनल अवार्ड या किसी न किसी चीज से उनको नवाजा जाता है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या है? कोविड-19 के महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए किस भारतीय नेता को सर्वोत्तम राष्ट्रीय पुरस्कार है ना क्या डोमिनिक अवार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? क्या बोल रहा है? डोमिनिका अवार्ड ऑनर किस नेता को सम्मानित किया गया है?
तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं आंसर पहले भी, किसको मिला गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित क्या किया गया है आपको दिया गया है उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी को अभी टोटल अगर आप गिनिएगा ना तो टोटल 19 अवार्ड, अलग अलग देश ना 19 अवार्ड दे चुकी है आपको। 19 जो इस साल उनको जो अवार्ड मिला है, मतलब जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से अलग अलग देश कम से कम टोटल 19 अवार्ड अभी तक मिल चुका है आपको। 19 अवार्ड तो नहीं, लेकिन इस साल उनको जो देश उनको अवार्ड दे रहा है वो आपको अवार्ड कंटेस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए यही लिखा हुआ है, क्या है? डोमिनिका कॉन्फर्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहा है? डोमिनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोत्तम राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्यों किया सम्मानित? कोविड-19 के महामारी के दौरान डोमिनिका ने उनके योगदान के सम्मान में डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। मतलब क्यों? कोविड-19 के महामारी में जो हम लोग देश, जो हमारा ये जो देश है डोमिनिका, उसको जो हम लोग सपोर्ट किए हैं उसके लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, टोटल याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है अगर इस साल के अंत में अगर पूछेगा। अब तो मेरे को लगता नहीं कि आप कहीं उनको और अवार्ड शायद ना जाए, तो अभी तक अगर अपडेटेड फॉर्म में देखिएगा तो अभी तक आज के डेट तक नरेंद्र मोदी को टोटल 19 देश में अपना हाईएस्ट अवार्ड दे चुके हैं। तो वो आपको वो हाईएस्ट अवार्ड आपको याद होना चाहिए टोटल। ठीक है, टोटल आपको 19 अवार्ड है तो 19 का 19 आपको पहले तो 19 अवार्ड मिला है उनको, ये याद होना चाहिए। और इस साल जो अवार्ड उनको मिला है वो सब अवार्ड आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्तिया या प्रवाल शैल हाल ही में किस निम्नलिखित स्थान पर खोजा गया है? अब देखिए, ये प्रवाल भित्तिया या प्रवाल शैल होता क्या है? प्रवाल भित्तिया क्या होता है? समुद्र में आपका जो समुद्र है इसको कोरल लीफ भी कहते हैं। समुद्र में एक जगह होता है कोरल लीफ, इंग्लिश में कोरल लीफ कहते हैं, प्रवाल भित्तिया, जो यहाँ आपका भारत में भी लक्षद्वीप में पाया जाता है। यहाँ पे ये ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये जो जगह है यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं, बहुत सारी प्रकार के आपको समुद्र के अंदर जीव जंतु मिलते हैं। तो ये जो है कोरल लीफ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर पूरे समुद्र में देखेंगे तो जहाँ पे आपका प्रवाल भित्तिया रहती है वहाँ पे बहुत प्रकार की, एक नहीं बहुत प्रकार की, करोड़ों प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। करोड़ों प्रकार के आपके जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। करोड़ों प्रकार के आपका क्या, जो आपका मैरीन प्लांट है, जो समुद्र में जीने वाली प्लांट है, वो पाई जाती हैं। तो ये जो जगह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। अब क्या पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्तिया या प्रवाल शैल हाल ही में किस स्थान पर पाया गया है? क्या हो रहा है कि समय के साथ ना ये जगह क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग की धीरे धीरे हमारा जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो ये सब जो जगह है ना धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। इसलिए ये हमेशा न्यूज़ में रहता है कि अगर कहीं पे प्रवाल भित्ति मिलती है या कोरल रीफ मिलता है तो वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया गया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए, अगर आपको नहीं पता है तो क्या है ये? सोलोमन आइलैंड। कहाँ पे पाया गया है? सोलोमन द्वीप में पाया गया है ये प्रवाल भित्तिया। ये आपका ये भी फिर से क्या है, ये किस में आएगा? आपका एनवायरमेंट में करंट अफेयर्स आएगा। अगर आपका करंट अफेयर्स पूछता है तो जैसे कि अगर आप साइंस टेक के करंट अफेयर्स में पूछता है तो 3 ही जगह से पूछता है। एक है आपका कहाँ से, एक पूछता है आपका इसरो वाला है ना, दूसरा आपका एनवायरमेंट से, तीसरा DRDO से। ये 3 जगह से आपका करंट अफेयर्स बहुत पूछता है। तो ये वाला आपका प्रवाल भित्तिया आपका एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स है, तो ये आने के चांसेस बढ़ सकती हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी वाला देख लेते हैं हम लोग, है ना। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। के संजय मूर्ति को भारत का नया CAG नियुक्त किया गया है। क्या ये सही है? ये आपको मैं प्रीवियस ईयर भी करंट अफेयर क्लास में बताया था कि क्या ये सही है कि नहीं, आप जरूर बताइएगा। अगर आप मेरा नेक्स्ट प्रीवियस करंट अफेयर क्लास नहीं देखे हैं जो 1 से 24 नवंबर का है तो जरूर देखिए। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में शामिल है। क्या ये सही है कि गलत है? आपको ये भी आना चाहिए अनुच्छेद 148 में है कि नहीं है, क्योंकि ये किस में आ जाएगा? आपके पॉलिटी में आ जाएगा। आपका पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है आपके CGPSC में। इसका जो आंसर होगा यह दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से कथनों पे कौन सा सही है? क्या है? 1 और 2 दोनों सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है? पहला तो याद करना कि भाई हमारे नए CAG कौन है।
ठीक है, मुर्मू को रिप्लेस करके यहाँ है ना, कौन है, के संजय मूर्ति। दूसरा जो सीएजी का आर्टिकल क्योंकि इसी बार चेंज किए गए हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है कि भाई इसी बार चेंज किए गए हैं, तो तुम अगर सीएजी के बारे में पढ़े हो तो तुमको आर्टिकल भी याद होना चाहिए। तो उनका आर्टिकल कौन सा है, 148, अनुच्छेद कौन सा है, 148। और तीसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको कौन अपॉइंट करता है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इससे पहले कौन था, इससे पहले आपका सीएजी कौन सा, जीसी मुर्मू जी थी इससे पहले। ठीक है, चलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स देखे होंगे तो आपका ग्रैंड स्लैम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ग्रैंड स्लैम से हर बार, चाहे आप छत्तीसगढ़ का जीके देख रहे हैं या आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो ग्रैंड स्लैम से पक्का एक क्वेश्चन आता है। ग्रैंड स्लैम से पिछले के 2022 में आया शायद ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन सीजीपीएससी में। तो ग्रैंड स्लैम के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी राफेल नडाल, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, जो राफेल नडाल है वो रिसेंटली अनाउंस रिजल्ट में हैज वोन हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम, क्या उन्हें अपने शानदार टेनिस करियर में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। राफेल नडाल ने, जो ये क्या बहुत बेहतरीन क्या थे, टेनिस प्लेयर थे, उन्होंने कितना अपने करियर के दौरान कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप टेनिस देखते होंगे तो कई लोगों को इंटरेस्ट रहता है वो टेनिस देखते हैं, तो उनको तो बहुत अच्छा आंसर होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो आज आप गूगल करके इनकी स्पीच पढ़िएगा। ये इनकी स्पीच इतनी इंस्पिरेशनल है कि आपको सच में मोटिवेट करेगी। तो कितनी है, 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीता है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है राफेल नडाल। ठीक है, इन्होंने अभी तक टोटल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। 22 ग्रैंड स्लैम जीतना बहुत बड़ी बात होती है आपस अपने में। ठीक है, 4 डेविस कप जीते हैं और 2 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं। समझ रहे हो आप, 2 ओलंपिक गोल्ड जीतना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। 22 ग्रैंड स्लैम, 4 डेविस कप और 2 ओलंपिक गोल्ड जीता इन्होंने। ठीक है, चलिए देखिए फिर से, जब भी मैं आपको कहता हूं अगर इसरो का क्वेश्चन आता है भैया, तो बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ो ना पढ़ो, इसरो का क्वेश्चन, इसरो से रिलेटेड करंट अफेयर्स आना पक्का का पक्का ही है। पिछले बार भी आया था, उसके पिछले बार भी आया था। अगर आप 23 का पेपर देखो तो उसमें भी आया था, 22 का पेपर देखोगे तो उसमें भी आया था, 21 का पेपर देखो तो उसमें भी आया था। लाइन से इसरो करंट अफेयर्स आना पक्का है भैया, आप उसको एकदम कहीं नहीं सकते कि नहीं भैया इस बार नहीं आएगा, पक्का ही आएगा, वो हर बार पूछता है। ठीक है, G20 उपग्रह भारत के निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं को बढ़ाएगा। जो G-SAT है, सॉरी G20 बोल रहा हूं मैं, G-SAT जो है, G-SAT 20 सैटेलाइट विल एनहांस व्हिच ऑन द फॉलोइंग सर्विस इन इंडिया। ये चीज, ये वाला जो करंट अफेयर्स है मैं आपको पिछले बार भी पढ़ाया हूं, बस उस बार क्या करता है मैं आपको बता दी क्यों क्या होगा। ये क्वेश्चन बन के इस बार आ गया है कि G-SAT 20 है, वो क्या करेगा, क्या चीज एनहांस करेगा। हम लोग G-SAT 20 सैटेलाइट भेजे हैं ऊपर, ठीक है, कहां भेजे हैं, अंतरिक्ष में भेजे हैं। अब वो किस चीज मतलब भेजे करेगा, क्यों हम लोग उसको ऊपर भेजे हैं। तो क्या वो वेदर मॉनिटरिंग और क्लाइमेट फोरकास्टिंग के लिए है, क्या वो मौसम निगरानी और जलवायु के लिए है, पूर्ण नाम मान के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एंड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए है, क्या वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए है, क्या वो नेविगेशन एंड जियो लोकेशन सर्विस के लिए है, क्या वह नेविगेशन और जियो लोकेशन सर्विस सेवाओं के लिए, क्या वो अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या पृथ्वी अवलोकन और आपदा प्रबंधन के लिए। आप बताइए, अगर आपको नहीं पता आप कॉमेंट में क्या कीजिए, आप गैस मारिए कमेंट में। आप गैस मारेंगे, आपको लगेगा यार गलत कर दिया मैं, तो फिर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा लाइफ टाइम। जब आप टेस्ट देते हैं ना, या आप कुछ भी चीज़ देते हैं और आप उसमें गलती करते हैं, पहले आप उस क्वेश्चन में सोचते हैं। आप ये चीज़ करके देखिएगा। आप अगर कभी कोई टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि अभी ये वीडियो है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका गलत होगा तो आपको जीवन भर वो याद हो जाता है। ठीक है, आप कभी ध्यान देगा, अगर आप टेस्ट देते हैं, आप किसी क्वेश्चन में फंस गए हैं और आप उसको जीवन अब सोच रहे हैं कि यार इसका आंसर क्या होगा, बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी होगा। अगर आप बी मार के आ जाइए और इसका आंसर सी हुआ, तो फिर वो आपको क्वेश्चन जीवन भर याद हो जाता है, जो क्वेश्चन और आंसर। इसीलिए आप भी क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पिछले बार मैं आपको ये पढ़ाया हूँ। ठीक है, इसका क्या होगा, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और क्या होगा आपका इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। मतलब क्या होगा, इससे आपका G-SAT 20 से क्या होगा, एक तो आपका जो आप फ्लाइट में अगर जा रहे हैं, फ्लाइट में अगर आप कभी ट्रैवल किए होंगे तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो उसके लिए ये जो है आपका G-SAT 20 है, इसमें आपका इतना ये अच्छा है कि आपको अब अंडमान निकोबार के आइलैंड में बहुत से आइलैंड वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, अब वहाँ भी इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रदान होगी। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ गारंटी कह सकता हूँ कि आगे के 1 साल के अंदर कोई भी एग्जाम हो, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो G-SAT 20 सैटेलाइट है ना, वह भारत लॉन्च नहीं किया,
भारत के पास कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि भारत का जो लॉन्च पैड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहुबली भी कहते हैं, जिसको हम लोग बाहुबली कहते हैं, उसके पास जो लॉन्चिंग की कैपेसिटी है वो कितना है, आप उसके पास 4300 केजी की कैपेसिटी है ना। लेकिन हमारा जो ये बाहुबली के पास कितने की कैपेसिटी है, सिर्फ इतने की कैपेसिटी है। लेकिन ये जो हमारा ये वाला था G-SAT-20 था, G-SAT-20 आपका बहुत भारी था। कितना था आपका G-SAT-20? वो 4700 किलो का भी था। क्या था? इतने किलो का था वो, ठीक है, इतने किलो का था। तो इस कारण हमारा जो बाहुबली 3 है, जिसको हम लोग लॉन्च व्हीकल 3 भी कहते हैं, लॉन्च LV3 भी कहते हैं, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इसको लॉन्च कर पाए। तो हम लोग किसे स्पेस एक्स, इलॉन मस्क का जो कंपनी है, उसके रॉकेट से हम लोग इसको लॉन्च करवाएं। देखिए इसरो की क्या G-SAT-20 उपग्रह, जिसका भार 4700 केजी है, भारत के वर्तमान प्रक्षेपण वाहनों के लिए बहुत भारी, जिसमें बाहुबली प्रक्षेपण यान है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्च व्हीकल 3 भी शामिल है, जो अधिकतम 41, अभी इसका और कैपेसिटी बढ़ चुका है, 43 केजी तक किलो भार भी उठा सकता है। मतलब ये मैक्सिमम 430 भार ही उठा सकता है, लेकिन इसकी भार असली में कितनी थी, 470 भार थी। तो ये उतना भार नहीं उठा पाता है। तो इसीलिए हम लोग किससे करवाए हैं, जो हमारा इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स से हम लोग इसकी लॉन्च करवाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इसका है, द लॉन्च विल टेक प्लेस इन अर्ली दिस वीक, स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगा। ये फोटो था, ये अब लॉन्च हो चुका है, ये है ना। चलिए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोलर पावर। अब क्या हो रहा है, जो CGPSC बोला है कि हम क्या करेंगे, यूपीएससी के ट्रेंड में क्वेश्चन पूछेंगे। अब यूपीएससी के ट्रेंड में, अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखिएगा ना, तो यूपीएससी को दो चीज बहुत प्यार है। अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देखिएगा, एक तो करंट अफेयर्स, वो भी करंट अफेयर्स किसका, एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स से बहुत पूछता है, और आपका साइंस टेक के करंट अफेयर्स से बहुत पूछता है। अगर ये बढ़ेगा तो देखिए, एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स, जिसमें खासकर जो रिन्यूएबल एनवायरमेंट पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है, उसका करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक है, जैसे सोलर करंट अफेयर्स, ये रिन्यूएबल क्या है, आपका एनर्जी है, तो उससे आपका क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी को वो वाला टॉपिक बहुत प्यारा है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखेंगे क्या बोल रहा है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? क्या वो खंडवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है? क्या वो सूरत जिला गुजरात में स्थित है? क्या वो पुणे जिला महाराष्ट्र में स्थित है? क्या वो भोपाल जिला मध्य प्रदेश में स्थित है? अगर आप थोड़े मोड़े शंकर भगवान के फैन होंगे तो आपको पता होगा कि ओमकारेश्वर है कहाँ मंदिर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये कहाँ पे, ये है खांडवा जिला मध्य प्रदेश में। ये जो प्रोजेक्ट है, ये कौन बना रहा है, ओमकारेश्वर, ये बना रहा है टाटा कंपनी है, ये ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट बना रही है, सोलर क्या बना रही है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक है। चलिए, ये क्या करता है, सोलर प्रोजेक्ट क्यों बनता है? आप जब सोलर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सोलर एनर्जी से क्या करता है, ये बिजली उत्पन्न करता है। हम लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे आप एनटीपीसी देखेंगे, एनटीपीसी बिजली उत्पन्न करता है, तो एनटीपीसी जो बिजली उत्पन्न करता है उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और जो ये सोलर होती है, सोलर जो हमारी जो सोलर पावर प्लांट रहती है, उसमें बहुत ही कम पॉल्यूशन रहता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि इतना धीरे धीरे आपको पता है पॉल्यूशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। कैसे, देखिए वेदर कैसे बदल रहा है, अभी नवंबर आ गया है, नवंबर खत्म हो चुका है, तभी भी ठंड नहीं है। अगर आप रायपुर में आएंगे, इस टाइम रायपुर में कम से कम स्वेटर पहनने लायक तो ठंड हो जाती थी, लेकिन इस बार ठंडी नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोलर पर स्विच कर रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी ये सब चीज़ क्या था, ये सब से बहुत पॉल्यूशन होता था। अगर आप कभी कोरबा में रहे हैं, एनटीपीसी के पास रहते होंगे, तो आप देखिएगा वहां पे शाम के समय पूरा बादल काला हो जाता है। जो कोयला के धुआं कर रहा है ना, पूरा बादल काला हो जाता है शाम के समय, इतना पॉल्यूशन रहता है उस साइड, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग क्या स्विच कर रहे हैं, हम लोग स्विच कर रहे हैं हम लोग सोलर में। तो सोलर का ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन बनाया, फर्स्ट थिंग ये टाटा बनाया है, सेकंड थिंग क्या है, ये सोलर प्रोजेक्ट है। तो ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट कहां बन रहा है भैया, खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बन रहा है ना। अब ये क्वेश्चन फिर साइंस टेक का क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस फॉर एरो ट्रैक डिवाइस इंट्रोड्यूस बाय आईआईटी बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत एरो ट्रैक डिवाइस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। वही
अभी मैं 5 मिनट पहले आपसे बात करता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप अगर आप आसपास देखिएगा, आपके आसपास जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि जो तालाब है वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, उसमें पन्नी, प्लास्टिक, आप एकदम गंदगी से भरा हुआ है। जब आप छोटे तो वो तालाब बहुत साफ हुआ करता था। तो धीरे धीरे पॉल्यूशन आसपास बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप देखिएगा बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अस्थमा आजकल हर दूसरे इंसान को हो जा रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण बीमारी होती है। तो ये सब चीज़ को फोकस करते हुए जो हमारी बड़ी बड़ी संस्था है वो बहुत सारी क्या क्या डिवाइस बना रही है। क्या डिवाइस है ये क्या है, आपका एस्ट्रोटेक डिवाइस है। एस्ट्रोटेक डिवाइस क्या है, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। क्या वह हवा के हानिकारक गैसों को पता करने के लिए, डिटेक्टिंग हार्मफुल गैस इन एयर, आइडेंटिफाइंग हार्मफुल एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, पानी के हानिकारक सुगंधित प्रदूषणों को पहचानने के लिए। ठीक है। तीसरा क्या है, मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स, वायु की गुणवत्ता को नापने के लिए। चौथा क्या है, मॉनिटरिंग द सॉइल कंटामिनेट, मिट्टी के प्रदूषकों को निगरानी करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है पानी के हानिकारक सुगंधित प्रदूषकों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाइंग द हार्मफुल एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो याद रखिएगा क्या है ये, क्या है आपका एरो ट्रैक। एरो ट्रैक क्या करेगा, एरो ट्रैक आपका पानी से कुछ रिलेटेड है। पानी के आपका जो हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट है, जो आपके प्रदूषक तत्व हैं पानी के एरो ट्रैक कनेक्ट कीजिए। अगर आपको याद करना है तो एरो ट्रैक पानी कौन बनाया, आईआईटी बॉम्बे। एरो ट्रैक कुछ है, ये पानी के प्रदूषण तत्वों को पहचानता है। और कौन बनाया है भैया, आईआईटी बॉम्बे बनाया है। चलिए देखिए फिर से क्या है, प्रधानमंत्री क्या गए थे, अभी प्रधानमंत्री ना नाइजीरिया के दौरे पे गए थे, नाइजीरियन गए थे, है ना, नाइजीरिया देश गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ है, जब वो नाइजीरिया देश गए थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली गिफ्टेड क्या है, सिलोफर पंचामृत कलश टू नाइजीरियन प्रेसिडेंट भोला अहमद टिनुबू। दिस हैंडक्राफ्टेड आइटम ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। क्या बोल रहा है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही ने नाइजीरियन के राष्ट्रपति क्या है, बोला अहमद टिनुबू को क्या सिलोफर पंचामृत कलश भेंट किया है। यह हस्तनिर्मित वस्तु किस भारतीय राज्य से आती है। पहले मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ, तो क्या पता आप फोटो देख के समझ पाए। ये है इसका फोटो, ये चीज प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया है नाइजीरियन के प्रेसिडेंट को। तो ये किस राज्य से आती है, इसको हमको जानना है। क्या वह राजस्थान से आती है, क्या वह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आती है, क्या वह गुजरात से आती है, कि क्या वह उत्तर प्रदेश से आती है। इसको आपको आंसर बताना है। बताइए इसका आंसर कमेंट में, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है राजस्थान से आती है। ये देख के ही लग रहा है कि राजस्थानी का कुछ चीज है, कितना बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख ही लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने नाइजीरियन के राष्ट्रपति को सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन भेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरियन के राष्ट्रपति बोला अहमद टिब्बू को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के उच्च गुणवत्ता वाले चांदी से बना हुआ सिलोफर पंचामृत कलश भेंट किया है। ठीक है, क्या ये कहाँ का, ये महाराष्ट्र, सॉरी मैं यहाँ पे राजस्थान बोल दिया गया, सॉरी ये आपका महाराष्ट्र होगा इसका आंसर, महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के उनको भेंट किया है। ठीक है, किनको, उनका नाम बहुत ही अलग टाइप का है, क्या नाम है, बोला अहमद टिनुबू को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के उच्च गुणवत्ता वाली चांदी के बर्तन सिलोफर पंचामृत कलश को भेंट किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया टीम विन एट 2022 वर्ल्ड पिकेट बॉल चैंपियनशिप। 2024 विश्व पिकेट बॉल चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने कितने पदक जीते हैं। क्या वो 20 पदक है, क्या वो 25 पदक है, क्या वो 28 पदक है, क्या वो 30 पदक है। आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि पिकेट बॉल क्या होता है। पिकेट बॉल एक टेनिस जैसा होता है, टेनिस जैसा गेम होता है वो, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, क्यों, क्या है, वर्ल्ड पिकेट बॉल चैंपियनशिप, वर्ल्ड पिकेट बॉल चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं। तो टोटल आपका 28 मेडल है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में एक पार्ट होता है आपका गेम से भी क्वेश्चन आने के। अगर आप करंट अफेयर्स की एक लिस्ट देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा आपका साइंस टेक से आता है, फिर एक दो क्वेश्चन साइंस टेक से आ गया। देखिए कभी कभी आपका करंट अफेयर से 6 की 7 क्वेश्चन आ जाता है, तो 6 की 7 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपका साइंस टेक से आता है, साइंस टेक में आपका फिर एनवायरमेंट से आता है, फिर एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो आपका होता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पोर्ट्स से, तो यही है, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड
आपका क्या है, वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप, क्या है, पिकल बॉल, वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो कितने मेडल जीते हैं आपके? 28 पदक या 28 मेडल जीते हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, क्या है, अखिल भारतीय पिक्कल बॉल संघ द्वारा आयोजित विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप श्रृंखला भारत में 12 से 27 नवंबर मुंबई में हुई है। मतलब ये भी आपको याद करना है कि कब हुई और कहां हुई। कब हुई? 12 से 17 नवंबर तक मुंबई में हुई, ठीक है है ना। और इसमें भारत कितना मेडल जीता है? इसमें भारत टोटल 28 मेडल जीता है, जिसमें 11 कितने हैं? 11 हमारे गोल्ड मेडल है। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। क्या है? इन विच स्टेट वॉज द मल्टीलैटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 कंडक्टेड? बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 किस राज्य में हुई है? कौन सा राज्य है भैया, ये बताइए, किस राज्य में हुई? ये जो हुई है, ये हुई है गुजरात में। किस में हुई है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये भी, क्योंकि कुछ भी अगर इंटरनेशनल समिट होता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है आपका? वेयर वाज 31st एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग हेल्ड? बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन। ओके, इसका इंग्लिश हिंदी गलत हो चुका है। ये पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि जो एपीईसी है, एपीईसी क्या है आपका? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। जो इकोनॉमिक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की एक मीटिंग हुई है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन क्या है? एक ग्रुप है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक ग्रुप है। ये देखिए एपीसीसी, ये ग्रुप ऑफ लीडर का वो है, उनका मीटिंग कहाँ हुआ है? क्या है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के बारे में। क्या है? एशिया प्रशांत देशों ने 1989 में एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब क्या हुआ कि एशिया जो पैसिफिक है ना, जो ये एशिया पैसिफिक कहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे भारत है, इस साइड अगर जाइएगा भारत के अंडमान निकोबार के उस साइड, तो वहाँ पे क्या आएगा, वो उधर पैसिफिक ओशन आता है, और वहाँ का जो एशिया है वो एशिया पैसिफिक है। तो वहाँ के सारे देशों ने मिलकर एक क्या है, एपीईसी ग्रुप बनाया था। एशिया पैसिफिक कंट्री फोकस ऑन प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिलेशन अमंग्स द कंट्री लाइंग अलोंग द एशिया पैसिफिक रीजन। तो इंडिया तो एशिया पैसिफिक में है नहीं, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। एशिया पैसिफिक नेताओं ने पहली वार्षिक शिखर बैठक, जिसे आर्थिक नेता बैठक कहा जाता है, 1998 के ब्लैक आइलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर देख लेते हैं हमारा। वेयर वाज 31 एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर मीटिंग हेल्ड? ये कहाँ हेल्ड हुई है? ये हेल्ड हुई है लीमा, पेरू में। कहाँ हेल्ड हुई है? लीमा, पेरू में हेल्ड हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान कब समाप्त हुआ है? पहली तो बात, ये हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान चालू कब हुआ था? तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान चालू हुआ था वर्ल्ड मेंस डे में। कब है? विश्व शौचालय दिवस में ही चालू हुआ था, उसी को वर्ल्ड मेंस डे भी कहते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2024 में चालू हुआ था। क्या? हमारा शौचालय हमारा सम्मान। ये पूछ रहा है कि ये सम्मान समाप्त कब हुआ? तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान ये समाप्त हुआ है 10 दिसंबर 2024 को। क्या? ह्यूमन राइट्स डे में 10 दिसंबर 2024 को हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान समाप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। वेयर इज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 2024 हेल्ड? क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 2024 का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? क्या वह न्यू दिल्ली में हुआ है?
क्या वह न्यूयॉर्क में हुआ है, क्या वह दुबई में हुआ, क्या वह रोम इटली में हुआ है? तो इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है, इसका आंसर हुआ है फिर से न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। अब बताया, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, कुछ भी चीज़ अगर आपका न्यू दिल्ली में होता है तो कहाँ होता है? वह भारत मंडपम में होता है। ये देखिए, मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ। ये हुआ है ICA ग्लोबल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस बिल्डअप प्रोस्पेक्टिव फॉर ऑल। 25 से 30 नवंबर कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया होस्ट फर्स्ट ग्लोबल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस इन 130 ईयर, मतलब फर्स्ट टाइम 130 ईयर में पहली बार इंडिया इसको होल्ड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, जब भी कोई इंडेक्स की बात आ जाती है तो फिर से वो चीज क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्या वो 8th है, क्या वो 9th है, क्या वो 10th है, क्या वो 12th है? बताइए। पिछले बार इंडिया का रैंक 8th था, इस बार क्या है? इस बार का इंडिया का रैंक बढ़ चुका है, वह 10th है। ठीक है, 10th। ये ऐसे रैंक वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। क्या, कौन सा है ये? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इंडिया का रैंक कितना है? 10th है। चलिए, आज के लिए एक सप्ताह का हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है। हमारा इतना ही करंट अफेयर्स था। अगले बार फिर से मिलते हैं अगले सप्ताह में नए करंट अफेयर्स के साथ। आप पढ़ते रहिए, आप अभी ही करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए। आखिरी में आपके पास समय नहीं रहेगा, मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। हम लोग आखिरी में जब आपका PSC पास होगा तो करंट अफेयर्स का मैं एक मैराथन लेके आऊँगा, जिसमें 6 महीने का शुरू के 9 महीने का आपका 9 महीने का करंट अफेयर्स रहेगा और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले बार। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।